नमस्कार, मेरा नाम है मृदुल शर्मा और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर जोशी शोध भी किया है और इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो कई क्षेत्रों के लिए आज भी अविस्मरणीय हैं, चाहे वो पत्रकारिता का हो, चाहे साहित्य का हो। और इसलिए हम कहते हैं कि सर जब भी संस्कृति की बात आती है साहित्य का जिक्र होता है। तो आज हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत में करूंगा। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, यह है विविभा। इसकी चर्चा इन दिनों हो रही है और इसका जब मैं पोस्टर देखता हूं तो इसमें सनातन भी है, संस्कृति भी है, विज्ञान भी है और इसमें लिखा हुआ है शोध से बोध। सबसे पहले ये विविभा क्या है और ये क्यों इतना चर्चा में आ गया है, जोशी जी आप बताइए जरा हमें। देखिए, भारतीय शिक्षण मंडल जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ये एक शिक्षा के लिए समर्पित एक संस्था है। और वैसे तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन भारतीय शिक्षण मंडल का जो उद्देश्य है वो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हम भारतीयता लाने का काम करें और कैसे विचार की दृष्टि से और कैसे हमारे एक्शंस की दृष्टि से हम हमारे भारतीयता शिक्षा में आए, इसमें वो काम करती है। यानी एक तरह से आप मान सकते हैं कि जो पॉलिसी इंटरवेंशन है, जो थिंक टैंक का काम है, वो भारतीय शिक्षण मंडल करता है। और जब आप भारतीय शिक्षा की बात करते हैं, जो दर्शक इस समय मुझे देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, मैं उनसे भी एक चीज कहना चाहता हूं। जब भी हम भारतीय शिक्षा की बात करते हैं, दायरा समझ नहीं आता कि ये दायरा कहां से शुरू हुआ है और कहां तक जाएगा। तो आज मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, जब भी हम हमारे पौराणिक ग्रंथों की बात करते हैं, हमारे दिमाग में आता है वेद। वेद विद से बना है और वेद का अर्थ है ज्ञान, जानना, जाना हुआ, जांचा परखा ज्ञान, मानना नहीं ना मानने वाला। तो हम वेद से शुरू हुए, लेकिन ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा कहां तक जा सकती है? इसमें विविभा का कितना बड़ा योगदान रह सकता है? देखिए, जब आप भारतीय शिक्षा की बात करते हैं तो भारतीय शिक्षा की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि ये नित्य नूतन चिर पुरातन, बहुत सुंदर। यानी ये हमेशा अपने अंदर इवॉल्व होती हुई परंपरा है। इसलिए जब आपने वेद का जिक्र किया, और बहुत ये रोचक बात है, आप सभी को, हमारे दर्शकों को भी ये बात मालूम होगी कि वेद या किसी एक व्यक्ति द्वारा या किसी एक समूह द्वारा लिखे गए नहीं हैं। ये उस समय की जो हमारी जो सामूहिक बुद्धिजीवी है, सामूहिक बुद्धिमत्ता है, कलेक्टिव इंटेलेक्ट, उसका परिणाम वेद थे। और इसलिए जब ये वेद परंपराओं से आगे आए, ज्ञान की धारा में आए, अलग अलग गुरुकुलों के माध्यम से, अलग अलग जगहों पर शिक्षा के केंद्रों के माध्यम से आए, तो वो हमारे समाज में प्रचारित हुए, प्रसारित हुए। तो इस दृष्टि से ये जो भारत की जो शिक्षा की परंपरा है, ये उतनी प्राचीन और उतनी ही ज्यादा हमेशा प्रयोगात्मक, हमेशा इवॉल्व होने वाली, अपने अंदर से नया प्रस्फुटन करने वाली हमारी परंपरा रही है। तो जब हम ये विविभा की बात करते हैं, अगर आप उसके नीचे टैग लाइन देखेंगे तो वो है रिसर्च टू रियलाइजेशन, यानी शोध से बोध। तो अब अगर हम प्राचीन काल की बात करें और हमारे भारत के जो प्राचीन काल की ऋषि परंपरा की बात करें, तो हम सबको मालूम है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? हमारे भारत के ऋषि मनीषियों ने किया। पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं, कणाद ग्रेविटेशनल लॉ की बात करते हैं, या आयुर्वेद की संहिता, या चिकित्सा शास्त्र में शल्य चिकित्सा की संहिता, यानी चरक हैं, सुश्रुत हैं। तो इतनी महान परंपरा हमारी रही है, या स्वास्थ्य में, या इवन भाषाओं के ज्ञान में पतंजलि के सूत्र हैं, या पाणिनि के हमारे व्याकरण के सूत्र हैं। तो कितना हमारा ज्ञान विकसित था, ये सारी परंपराएं हैं। तो जब हम विविभा यानी विजन फॉर विकसित भारत, अब हम सब देख रहे हैं कि सन 2047 में एक भारत विकसित देश के रूप में कैसे होगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी कहते हैं कि हम भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी बौद्धिक शक्ति बनेगा, और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बौद्धिक शक्ति की बात मैं चाहूंगा आप उस पर प्रकाश डालें। आपने जिक्र किया गुरुकुल परंपरा। ये गुरुकुल परंपरा क्या हम भूल चुके हैं? क्या वक्त आ गया है उस दिशा में हमें सोचना पड़ेगा, उस दिशा में हमें काम करना पड़ेगा? और क्या विविभा इसी दिशा में अग्रणी हो रहा है, काम कर रहा है?
देखिए, गुरुकुल परंपरा का क्या उद्देश्य था, थोड़ा इसको समझने की बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल करें। विस्तार बताइए। हमारे यहाँ जिस शिक्षा पद्धति को अभी हम हुँ, स्वीकृत किए हुए थे कुछ समय पहले तक, हुँ, यानी जब से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई उसके पहले की बात है, हुँ, तब तक हमने एक कॉलोनियल लेगेसी में, औपनिवेशिक मानसिकता में हमारी शिक्षा को चलाया है। जिसके लिए हम जानते हैं कि 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बिल्कुल। आया और लॉर्ड मैकाले ने ये सारी बातें हमारे दिमाग में भर दी। लेकिन उसके पहले की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो क्या थी? वो एक संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था थी, यानी होलिस्टिक एजुकेशन। बिल्कुल। एकांगी नहीं था। किसी एक व्यक्ति का किसी एक विषय में ऐसा महत्ता हासिल करना या पूर्णता हासिल करना, ये उद्देश्य नहीं था। हम देखते थे कि कैसे एक व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपने चरित्र के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण समाज के लिए उपयोगी, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सकता है। हुँ, ये हमारी गुरुकुल परंपरा थी। हुँ, इसलिए हमारे यहाँ सब धान 22 पसेरी नहीं थे। हुँ, हर एक विद्यार्थी के हिसाब से उनको कौन-सी शिक्षा दी जानी चाहिए, उनका किस विषय में उनकी महत्ता होनी चाहिए, इसमें हमारी गुरुकुल परंपरा ध्यान देती थी। ये बहुत सुंदर बात आपने कही और जो नए पेरेंट्स हैं, जो नए माता-पिता हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनके ज़हन में, उनके मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि हम अपने बच्चे को क्या वही शिक्षा दे पा रहे हैं, जो उसे चाहिए या उस पर शिक्षा थोप रहे हैं? क्योंकि भारतीय शिक्षा नीति में कई बार हमने ऐसे सवाल उठते देखे हैं, कहा गया है कि बच्चों पर थोपा जा रहा है। जो दर्शक इस समय हमें सुन रहे हैं, जो माता-पिता हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ये विविधा उनके छात्रों के लिए, उनके बच्चों के लिए कितना बड़ा हथियार साबित हो सकता है, शस्त्र साबित हो सकता है आने वाले भविष्य में? देखिए, ये जो विविधा है इसके बारे में थोड़ी-सी आपको एक जानकारी दे देता हूँ। जब भारतीय शिक्षण मंडल में हमारे यहाँ, चूँकि हमें शिक्षा में भारतीयता किस तरह से लाई जा सकती है, इसके बारे में हम अलग-अलग स्तर पर विचार करते हैं। हम शिक्षकों के स्तर पर विचार करते हैं, हम शोधार्थियों के स्तर पर विचार करते हैं, हम विद्यार्थियों के स्तर पर विचार करते हैं, हम पालकों के स्तर पर भी विचार करते हैं। और ये सिर्फ़ किसी कॉलेजिएट लेवल पर नहीं, रिसर्च से लेकर बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन तक शिक्षा का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, उस पर हम विचार करते हैं। तो ये विचार आया कि जो शोध हमारे यहाँ इन दिनों जो ज़्यादातर जगह पर हो रहा है, वो एक बड़ा रस्मी शोध हो रहा है, जिसे मैं रिचुअलिस्टिक कहता हूँ, यानी डिग्री के लिए शोध हो रहा है। क्या सच में हम उस शोध से किसी ज्ञान के नए आविष्कार की बात कर रहे हैं, किसी नई अवधारणा की बात कर रहे हैं? और अगर ये कर रहे हैं तो क्या इसके लिए सिर्फ एक निश्चित क्वालिफिकेशन ही ज़रूरी है? नहीं, हमको उस सब चीज़ को तोड़ना है, उसके आगे बढ़ना है। इसलिए ये जो विजन फॉर विकसित भारत है, ये एक ऐसी शोध पूरी की पूरी अवधारणा थी, ऐसी कॉन्फ्रेंस करने की जिसमें हमने भारत भर से करीब-करीब 1,65,000 से ज़्यादा युवाओं ने इसमें आवेदन किया कि हम शोध पत्र लिखेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि करीब 6,000 शोध पत्र हमारे पास आए और उसमें 9 विषय, अलग-अलग विषय थे, जिसमें लॉ एंड जस्टिस है, नेशनल सिक्योरिटी है, आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर है, भारतीय नॉलेज सिस्टम है, विमेन विजन फॉर एम्पावरमेंट, नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, कॉमर्स, राइट विजन टुवर्ड्स हिस्ट्री एंड रेडियंट फ्यूचर ऑफ भारत, एनवायरनमेंट, ये अलग-अलग विषय थे। और इसमें हमने अलग-अलग स्तर के लोगों को कहा कि आप शोध के ऊपर अपना पत्र लिखिए, शोध पत्र लिखिए। और जब ये सारे शोध पत्र आ गए तो एक बहुत रिगरस हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। पूरे देश भर में 350 से ज़्यादा हमने वर्कशॉप्स की, जिन्होंने शोध और पत्र मैंने सुना है कि वर्कशॉप का नाम भी बदला गया। हाँ, ये ज़रा प्रकाश डालिए ज़रा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, रिचुअलिस्टिक, रस्मी। तो जैसे वर्कशॉप भी अब हमारे यहाँ रस्मी हो गई है, कार्यशाला, वर्कशॉप। तो कार्यशाला में लोग आते हैं और अपनी एक रस्म अदा करके चले जाते हैं, इसलिए हमने उसका नाम बदला। हमने कहा जब तक उसके प्रतिभागी को, पार्टिसिपेंट्स को उसमें मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, तब तक उस कार्यशाला का अर्थ ही नहीं है। तो हमने उसका नाम भी आनंदशाला रखा। तो 350 से ज़्यादा हमने आनंदशालाएं की। आपको अच्छा लगेगा जान के कि 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे जुड़े हैं, अलग-अलग स्तर के, ग्रेजुएट लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के, रिसर्चर्स, टीचर्स, इस स्तर के लोग इसमें जुड़े। फिर उसके बाद हमने लगभग 1 लाख टीचर्स से भी संपर्क किया, 10,000 से ज़्यादा संस्थाओं से संपर्क किया और इतने व्यापक पैमाने पर संपर्क करके जब हमारे पास 6,000 शोध पत्र आ गए, तो फिर बहुत बड़ी एक टीम, बड़े-बड़े एमिनेंट स्कॉलर्स की, उन्होंने उस रिसर्च पेपर को जांचा और अब ये जो विविधा
हमारा 15, 16 और 17 नवंबर को होने जा रहा है, उसमें हम चुने हुए 1200 रिसर्च स्कॉलर्स को बुला रहे हैं। बहुत सुंदर है। मैं एक बार और बता देता हूँ, 15, 16, 17 नवंबर आपने जिक्र किया है। एसजीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में होने वाला है, गुरुग्राम हरियाणा में होने वाला है। तो आप भी जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि भारतीय शिक्षा नीति या शिक्षण पद्धति कहाँ तक जा सकती है, उसका भविष्य क्या होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आज इसलिए क्योंकि आपने जिक्र किया अपनी बातों में भी कि हम जब भारत में शोध की बात करते हैं या आविष्कार की बात करते हैं तो हमें पुरातन में जाना पड़ता है, हमें अपने गुरु परंपरा को याद करना पड़ता है, ऋषि परंपरा को याद करना पड़ता है। लेकिन क्या भारत आने वाले भविष्य में ऐसे छात्र निकलेंगे भारत से जो बड़े आविष्कार देंगे दुनिया को? क्या ये विविधा उस दिशा में पहला कदम है? निश्चित तौर पर है, पहला कदम है ऐसा नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन बड़ा कदम है ये कहूंगा। पहला कदम इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कभी कोई कमी नहीं रही, कभी नहीं, और किसी भी काल में नहीं रही। ये संभवतः ऐसा एक वाक्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि पूरे विश्व को इस बारे में ईर्ष्या होनी चाहिए कि भारत में एक ही समय में अलग अलग क्षेत्रों में इतने महान व्यक्ति होते हैं जो संभवतः पूरे के पूरे उपमहाद्वीप में या महाद्वीप में कुल मिलाकर नहीं होते। तो ये हमारे यहाँ प्रतिभा की कभी कोई कमी नहीं रही। कमी जिस बात की रही वो था हमने हमारी प्रतिभा में विश्वास व्यक्त नहीं किया, हमने हमारी प्रतिभा के ऊपर से अपना विश्वास हटा लिया। तो कई बार ऐसा हुआ कि प्रतिभा को पलायन करना ये भरा गया, जैसा आपने शुरू में कहा, ये भरा गया हमारे दिमाग में कि उन्होंने कहा कि आपके अंदर कोई महानता है ही नहीं। ये जो कॉलोनियल अप्रोच था। तो अगर आपको याद होगा तो 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल किले की प्राचीर से 5 प्रण कहे थे तो उन्होंने उसमें से एक प्रण कहा था औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति, यानी डीकोलोनाइज माइंड। जब तक आप अपने दिमाग से डीकोलोनाइज नहीं करेंगे अपने दिमाग को, तब तक आपके अंदर ये हीनता बोध रहेगा कि हमारे अंदर कोई बड़ी चीज है ही नहीं, हमारे अंदर कोई महान बात हुई नहीं। जबकि भारत में जितनी महान बातें हुई हैं संभवतः पूरे विश्व में अनेक संस्कृतियों में अनेक सभ्यताओं में मिलाकर नहीं हुई। तो ये जो विविधा है ये दरअसल इन सारी चीजों को संगठित करके एक बार फिर से विश्वास पैदा करने का एक उपक्रम है कि देखिए हमारे यहाँ अलग अलग स्तर पे इतने सारे विषय में इतने सारे विद्यार्थी शोध के लिए प्रेरित है। और आप देखिए कि वो कोई फेलोशिप वगैरह लेके नहीं है, सिर्फ हमारे आह्वान पर आए हैं। बिल्कुल। कहाँ आप बताइए, ऐसा संभव ही नहीं होता है। 1,65,000 लोग आवेदन करें, ऐसा कहीं संभव है कि हम शोध पत्र लिखना चाहते हैं? मैं एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, देखिए मैं मानता हूं कि भाषा का कहीं बैरियर नहीं होता है, भाषा कहीं भी आपको रोक नहीं सकती है, वो कोई भी भाषा हो। लेकिन क्या हमारे दिमाग में ये भरा गया है कि अंग्रेजी बहुत ही अच्छी है, हिंदी और संस्कृत मैं इसमें लेकर आना चाहूँगा, संस्कृत को कमतर आंका गया, लेकिन संस्कृत भाषा जिसमें वेद हैं, 28,000 पांडुलिपियाँ पुणे में हैं, लोगों को पता नहीं है जोशी जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब भाषा के बैरियर को तोड़ देना चाहिए और हिंदी को जिस तरह से मैं देख रहा हूँ आपको कई प्रदेश में, आप देखिए डॉक्टरी की पढ़ाई है उसे भी हिंदी में किया गया है, तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम है, इससे भी विद्यार्थी बहुत अच्छा सीखेंगे। आपको स्मरण होगा कि ये जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा पे बहुत जोर दिया है। बिल्कुल। और वो मातृभाषा में शिक्षा पे बहुत जोर दिया है, इसको आप अगर उससे जोड़ें 1835 के इंग्लिश एजुकेशन एक्ट से, तो आपको सारी गुत्थी सुलझती नजर आएगी। क्या हुआ, उन्होंने जब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इनको कैसे हम इनके अंदर हीनता बोध, सेंस ऑफ इंफीरियरिटी पैदा करें, तो हीनता बोध पैदा करने के लिए उन्होंने कहा इनको अंग्रेजी, तो इनको अंग्रेजी नहीं आती, इनको अंग्रेजी बताओ, हीनता आ गई। और इसके साथ ही जो बात अभी आपने कही कि संस्कृत के बारे में हीनता डाल दी कि संस्कृत में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, जबकि आज विश्व के अनेक देशों में ये बात प्रमाणित हो गई कि संस्कृत से ज्यादा दूसरी वैज्ञानिक भाषा नहीं है। बिल्कुल। संस्कृत से ज्यादा कोई आधुनिक भाषा नहीं है। संस्कृत का व्याकरण जितना ज्यादा विकसित है उतना कई अनेक भाषाओं का, प्रगत भाषाओं का नहीं है। और आप पांडुलिपियों की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा जिक्र आपको कर दूं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पांडुलिपियों का भंडार भारत में है। 2 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियां भारत में हैं। ये हमारे भारत के ही लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। बिल्कुल नहीं पता सर। तो जब हमें ये सारी बातें मालूम पड़ती, तब हमें मालूम पड़ता है कि हम जब ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं तो दरअसल वो ज्ञान परंपरा है क्या, कहाँ से आती है वो लेगेसी, कहाँ से आती है वो परंपरा। तो इसलिए जब हमने मातृभाषा में शिक्षा देना शुरू किया, अब आपने देखा इंजीनियरिंग के और मेडिकल के कोर्सेज भी लोग उनकी भाषाओं में दे रहे हैं।
तो हमने विविभा में भी यही प्रयास किया है कि आप हिंदी में लिखिए पर्चा, अंग्रेजी में लिखिए, संस्कृत में लिखिए, किसी भी भाषा में आप अभिव्यक्त कीजिए, आपका विचार मौलिक होना चाहिए, आपका शोध मौलिक होना चाहिए। और अब हम देख रहे हैं कि कई जो हमारी जो दूसरी भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, गुजराती है, बिल्कुल। बंगला है, सब भाषाओं में लोग इतना प्रचुर साहित्य हमारे पास है, अब उनको पढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अब उनके प्रति उनके अंदर एक बार फिर से आकर्षण आ रहा है, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने इन भाषाओं में साहित्य लिखा है, अद्भुत साहित्य लिखा है। अद्भुत साहित्य है वो। अब वो जो साहित्य है अब एक बार फिर से प्रकाश में है। तो ये एक नया एक तरह से उद्भव, एक उद्भव कह सकते हैं इसे, एक बिल्कुल। नए तरह से भारत बन के सामने आ रहा है। बिल्कुल। और मैं जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, जो हीनता का भाव हम में उत्पन्न किया गया, जो भरा गया, अब वक्त आ गया उसे निकालने का। और अगर आप भाषा के बैरियर में उलझेंगे तो आप अटकेंगे, आप नहीं जा पाएंगे आगे। लेकिन ये वक्त है आगे बढ़ने का, समर्पण भाव से सारे कार्य करने का। लेकिन मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम शिक्षा नीति की बात करते हैं, कोर्सेज और इसके इतर जो पालक है वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर ये पढ़ेगा तो ये बन जाएगा। तो ये भाव भी कहीं ना कहीं क्या उसे रोकता है? क्योंकि हम शोधार्थी देखते हैं जो सिर्फ शोध करना चाहते हैं, जो नए नए विचार अपने दिमाग में लाना चाहते हैं, उत्पन्न हैं उनके विचार, और वो समाज में अगर आएंगे तो वो हमें भी प्रेरणा देंगे। तो क्या उन विचारों को बांधा गया, अब वक्त आ गया खोलने का? निश्चित तौर पर खोलने का वक्त आ गया। देखिए, आप देखेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थी के अंदर उसकी क्षमताओं के प्रति विश्वास पैदा कर रही है। आपने अगर सुना होगा तो अब एक वाक्य ज्यादा प्रचलित है कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। है ना? अब हम कब तक नौकरियां मांगते रहेंगे? और ये भी जो है समाज के अंदर से ये भी अब विषय निकल रहा है धीरे धीरे कि हम फला कोर्स करेंगे तो हमें फला नौकरी मिलेगी या फला पैकेज मिलेगा। अब जो नई पीढ़ी है वो, मृदुल जी, इस बारे में डरती नहीं है। अब उसके पास संभावनाओं का आसमान खुला हुआ है। आप देखिए, आज भारत में सबसे ज्यादा डिजिटल कंटेंट बन रहे हैं, एनिमेशन में सबसे अग्रणी भारत देश है, आज सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने वाले भारतीय हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ गई? और इसमें आप देखिए कि लोगों के अंदर जो एक भाव है एंटरप्रेन्योरशिप का, कि हम कैसे अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, ये जो विश्वास एक बार अगर आपके नए पीढ़ी में पैदा हो जाए, और ये पैदा होना क्यों जरूरी है ये भी हम जान लें। हम सब बार बार बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, यानी अगले और 5 साल में विश्व की 55% से ज्यादा युवा आबादी सिर्फ भारत में रहने वाली, यानी हम पूरे विश्व को एक तरह से अपनी युवा आबादी के माध्यम से संचालित करेंगे। तो ये जो युवा शक्ति है, अगर हम इसको सही दिशा में, सही आत्मविश्वास के साथ प्रेरित करेंगे तो निश्चित तौर पे वो विश्व में अपना डंका बजाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए अब हमें इसकी चिंता नहीं करनी है कि ये कोर्स करने से ये नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमें ये देखना है कि हम पालकों को ये चिंता छोड़ देनी चाहिए। ज्ञान का सृजन होगा, कैसे ज्ञान का सृजन हो रहा है, कैसी नई नई चीजें निकल के बाहर आ रही हैं, कौन से नए शोध हो रहे हैं। आज 14 और 16 साल के बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, उस दिशा में सोच रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन विजन फॉर विकसित भारत यानी विविभा, मुझे लगता है कि ये उन छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है जो अपने भविष्य में सोच रहे हैं क्या करना है, और उन छात्रों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है जो साहित्य की दिशा में जाना चाहते हैं। और मैं आखिरी में चाहूँगा, क्योंकि सर आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, और कला जब आती है, भारतीय संस्कृति और कला की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा, कला सब समानांतर एक दूसरे के पर्याय हैं। तो क्या इस दिशा में भी विविभा कोशिश करेगा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस ओर दर्शाती हैं। कला का वैसे तो हमने आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर का एक पूरा सेगमेंट है, उसमें भी पर्चे आएंगे। लेकिन हम एक और बात कहना चाहते हैं, जो बात आपने कही उसी के साथ जोड़ते हुए, कि भारत की जो मूल पहचान है वो एक सांस्कृतिक देश की, सांस्कृतिक राष्ट्र की पहचान है। ये बात मैं अक्सर कई मंचों पर कहता हूँ, यहाँ भी कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जब आप विदेश में जाते हैं और वो व्यक्ति जब ये जानता है कि आप भारत से आए हैं,
तो उनकी जो पहली प्रतिक्रिया होती है वो यू आर फ्रॉम इंडिया, इंडिया इज़ अ ग्रेट कल्चरल कंट्री, यू हैव अ ग्रेट कल्चर। यानी क्या है, मेरी पहली पहचान सांस्कृतिक पहचान। और सांस्कृतिक पहचान क्यों है, उसका कारण ये है कि भारतीयों में रचनात्मकता कूट कूट कर भरी है। हम हर एक चीज में जीवन के रचनात्मकता ढूंढते हैं। अंततः शोध और अनुसंधान भी क्या है, नई सृष्टि, नया सृजन, नई रचना है। तो उस दृष्टि से भारत में जितनी रचनात्मकता है वो अद्वितीय है। और भारत में रचनात्मकता हमें कपड़ों में भी मिलती है, पहनावे में मिलती है, भोजन में मिलती है, रहने में मिलती है, त्योहारों में मिलती है। यही भारत की खूबसूरती यही है। भारत की खूबसूरती है। और इसलिए चाहे रंग हो तो इतने अधिक रंग किसी देश में, किसी संस्कृति में नहीं है। खान पान के इतने अधिक प्रकार शायद किसी अन्य संस्कृति में नहीं है। भाषा के इतने प्रकार, हमारे यहाँ तो कहते हैं 5 कोस पर भाषा बदल। तो ये जो बात है, ये जो वैविध्य है भारत का, ये वैविध्य ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। और ये जो शक्ति है, ये इस विविधता में भी हम देखते हैं। इसलिए हमने ये नहीं किया है कि इनको सबको एयर टाइट कंपार्टमेंट में बांटा, नहीं। हम देखते हैं कि एक ज्ञान की अलग अलग धाराओं का भी एक साथ समन्वय कैसे होता है। तो इसलिए ये जब 1200 जब शोधार्थी हैं जो चुने हुए हैं, पूरे भारत से चुनकर ये आए हैं, ये जब साथ में बैठेंगे और अपने अपने विषय की बात करेंगे तो एक ज्ञान की नई धारा का प्रवाह होगा। डॉक्टर जोशी, आपने कला साहित्य का जिक्र किया और जैसा हम बोल रहे हैं कि भारत में कला बस्ती भी है, भारत की जान है, भारत की संस्कृति। लेकिन हम कला के क्षेत्र में और कितनी विविधता के साथ काम कर सकते हैं, छात्रों को कैसे जोड़ सकते हैं और भारतीय कला, परंपरा, साहित्य को विश्व पटल पर कैसे स्थापित कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और इससे हमें हमारे भारत के कला के दर्शन को समझना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम जब विश्व के कला के प्रदर्शन से भारत के कला के प्रदर्शन की तुलना करते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि अरे वो विश्व में जैसा एक ग्रैंड नैरेटिव होता है कला का, वैसा हमारा ग्रैंड नैरेटिव क्यों नहीं होता। तो हमको ये एक मूलभूत फर्क समझना पड़ेगा। भारत में जो कला है वो मनोरंजन का साधन नहीं है। भारत में जो कला है वो हमेशा आत्मा से जुड़ी है, आत्मरंजन से जुड़ी है। क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि हमारे यहाँ जो कला है वो आपको उस परम शक्ति के साथ जोड़ती है। इसलिए हमारे यहाँ कला जो है एक आराधना है, एक प्रार्थना है, एक उपासना है एक तरह की। तो उसके प्रदर्शन का तरीका बिल्कुल अलग होता है। और इसलिए हमारे यहाँ कला की जो अभिव्यक्ति का जो चरम है, वो चरम सामने वाली की तालियां नहीं है। हमारे यहाँ कला की अभिव्यक्ति का चरम है कि आपको अंदर से कितनी सुख की अनुभूति हुई। इसको फर्क को समझना पड़ेगा। और ये इसलिए समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कला जो है मेरे व्यक्तित्व से अलग होकर नहीं है। अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हमारे यहाँ इतनी विविधता में ये प्रकट होती है। बिल्कुल। ये कैसे प्रकट होती है? ये इसलिए प्रकट होती है कि हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति अपनी दृष्टि से कलाकार है। बिल्कुल। और वो अपनी दृष्टि से अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता करता है। मतलब हमारे यहाँ कोई एक ऐसी अलग सी बाउंड्री नहीं है, अलग से बैरियर्स नहीं है कि ये व्यक्ति कलाकार है और ये व्यक्ति कलाकार नहीं है। हम कला को उस आत्म रंजन का, आराधन का साधन मानते हैं जिसमें हम अपने आप को उस परम शक्ति के साथ एकाकार कर रहे हैं। और ये अधिकार तो किसी को भी है। बिल्कुल। तो इसलिए कला के दर्शन को उस तरह से समझना चाहिए। जो आपने कहा मनोरंजन नहीं आत्मरंजन है, ये समझना होगा। हमारे जिस तरह की कला के क्षेत्र में जो लोग काम करते आए हैं, लोक नृत्य आप ले लीजिए, लोक नृत्य अलग अलग है। घूमर हो रहा है, गरबे का अलग महत्व है, लावणी का अलग महत्व है, भरतनाट्यम अलग है, कुचिपुड़ी अलग है। तो ये कला का भाव है जो कहीं भी सीमित नहीं है। जितना आप अपनी मन की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे उतनी वो और निखर के सामने आएगी। आपने अलग अलग जो लोक नृत्यों का प्रदर्शन जब मंच पर होता है हम देखते हैं, हमने उसको एक मंचीय कला बना दिया, लोग देखते हैं। लेकिन अगर आपको उसका सही आनंद लेना है तो आपको उस क्षेत्र में जाकर उस पर्टिकुलर अवसर पर उसको देखना चाहिए। क्योंकि वहाँ जब वो सारे कलाकार नृत्य कर रहे होते हैं तो वो उस उल्लास के साथ, उस भाव के साथ कर रहे होते हैं, तो उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल अलग होती है। तो इसलिए
हम हर एक चीज़ को पैकेजिंग कर दें तो बात ठीक नहीं रहती। तो इसलिए जो भारत में जो कला की अभिव्यक्ति है और कला का जो महत्व है वो बहुत अलग तरीके से समझा गया है। इसलिए कला के संदर्भ में भारत का शास्त्र जितना विकसित है उतना विश्व की किसी भी सभ्यता का शास्त्र विकसित नहीं है। चाहे वो सौंदर्य शास्त्र हो यानी एस्थेटिक्स हो या नाट्य शास्त्र हो, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है या सौंदर्य लहरी जैसे ग्रंथ हों, हमने इतने ज़्यादा विकसित तौर पर कला की अभिव्यक्ति को सोचा है, देखा है, परखा है। दुर्भाग्य सिर्फ इस बात का है कि वही जो बात मैं पहले कह रहा था कि हमारे अंदर ये कूट-कूट कर भर दिया गया, हीनता का भाव कि आपके अंदर कुछ बड़ा है ही नहीं, आपके अंदर कोई बड़ी बात है ही नहीं। बहुत दुःख होता है जब हमारे यहाँ कई स्कूलों में लोग कहते हैं कि कालिदास कौन है? वो भारत के शेक्सपियर हैं। कहना क्या चाहिए? शेक्सपियर जो है वो इंग्लैंड के कालिदास हैं। क्योंकि महानता अभी किसकी आप देख रहे हैं, आप कहाँ कालिदास हैं। तो हम अपने व्यक्ति को, अपनी कला को, अपनी अभिव्यक्ति को खुद नीचा करके देख रहे हैं, ये हमारी दुर्भाग्य की बात। बिल्कुल, और इस दिशा में काम करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है विविभा इस क्षेत्र में छात्रों को भी मैं कहूँगा कि भविष्य के लिए प्रेरणा देगा, कैसे उन्हें कार्य करना है, कैसे इस भारतीय संस्कृति में, विविधता में और ज़्यादा अपने शोध करने, और जैसा हम कह रहे हैं कि शोध से बोध, इसी का इंतजार हमें रहेगा। डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हर विषय पर बहुत विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखी हैं और जिस तरह से आपने बताया है आने वाले भविष्य में, मुझे लगता है छात्रों के लिए ये विविभा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। छात्रों के लिए ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये अध्यापकों के लिए यानी शिक्षकों के लिए और उससे भी ज़्यादा पालकों के लिए। इसमें पालक आने वाले नहीं हैं, लेकिन पालकों के अंदर भी इस बात के लिए गर्व की अनुभूति होगी कि मेरे बेटे या बेटी ने इस विषय पर शोध करने की इच्छा प्रकट की है, इस विषय पर शोध करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि ये एक भारत की बौद्धिक संपदा के लिए बहुत बड़ा प्रयास विविभा होने वाला है। एक मैं आखिरी सवाल और करना चाहूँगा, क्योंकि जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति भारत में हमेशा पूजी गई है, हमने उसे पूजा है, हमने उसे दर्जा भी वही दिया है। लेकिन जब विविभा में हम देखते हैं एनवायरमेंट कंजर्वेशन ऑफ फॉर पर्पस भारत, ये लिख प्रॉस्परस भारत, माफ कीजिएगा, तो ये इस दिशा में जब हम कार्य कर रहे हैं तो ये कितना ज़्यादा प्रकृति से जोड़ेगा हमें? प्रकृति से जोड़ने का आशय ये है कि आपने कहा प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। पूजा ही नहीं है, हमारा पूरा जीवन प्रकृति के साथ एकाकार है। हम अपने आप को प्रकृति से अलग करके नहीं देखते, इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य प्रकृति के साथ अपने आप को ढालना है। पश्चिम की सभ्यता क्या कहती है कि प्रकृति से जितना हो सके उतना दोहन करो। एल्विन टॉफलर ने भी कहा है कि आदमी एक बार प्रकृति का दोहन कर करके इतना ज़्यादा अपने आप को खतरे में डाल लेगा कि पूरी मानव सभ्यता खतरे में आ जाएगी, और वही बात आज हो रही है। तो हमने हमेशा विश्व को बताया कि प्रकृति का दोहन मत करो, प्रकृति के साथ रहने की कोशिश करो। दुर्भाग्य से जब हम पूरी की पूरी पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग गए, हमने उन्हीं की शिक्षा पद्धति अपना ली, तो हमने भी हमारे विद्यार्थियों को बता दिया कि प्रकृति का दोहन करो। तो इसलिए उनको फिर से बताना पड़ेगा कि प्रकृति दोहन के लिए नहीं है, प्रकृति के साथ एकाकार होकर जीना है। अब जानते हैं हमारा खान पान, रहन सहन, हमारे व्रत, त्योहार, उत्सव, मेले, सभी कुछ तो प्रकृति पर निर्भर। तो फिर हम प्रकृति के साथ एकाकार होकर कैसे जी सकते? बिल्कुल, जैसा हमने पढ़ा भी है, बचपन में हम पढ़ाई किया करते थे कि पेड़ जो है वो अपने फलों का स्वयं उपभोग नहीं करता है, नदी जो है वो स्वयं के लिए नहीं बहती है, वो परोपकार करते हैं, वो आपको देते हैं। तो उसी दिशा में मुझे लगता है अगर काम होगा तो भारत स्वर्णिम भी होगा और विकसित भी होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और विकसित भारत का यही उद्देश्य है जिसको अब आज की भाषा में आप सस्टेनेबल भी कहते हैं। तो ये सारी बातें हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक पूरी की पूरी समग्र दृष्टि में जीवन को देखना, वो विविभा करने का प्रयास करें। और ये नई धारा का प्रवाह हम चाहते हैं कि बहुत ही सुंदर हो। जैसे माँ गंगा बहती हैं, जैसे माँ गंगा जीवनदायिनी है, वैसे ही विविभा शिक्षा के क्षेत्र में एक नए जीवन का उत्थान करेगा। और इसी समर्पण भाव से आप सभी काम करते रहें। हमारा भी सहयोग डॉक्टर जोशी आपको हमेशा रहेगा, क्योंकि ये जो काम है ये हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए है, और इस सुंदर कार्य को आप निरंतर ऐसे ही करते रहें।
इसी के साथ मैं विविभा में आमंत्रित भी करता हूं, जो छात्र हैं, जो आने वाले भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो ज़रूर विविभा जाएं। और विजन फॉर विकसित भारत में आपका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर जोशी। मुझे लगता है कि आपने जिन भी विषयों पर प्रकाश डाला है वो आने वाले भविष्य में छात्रों के लिए बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।